हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं 8 से लेकर के 15 जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन। सो इसके नोट्स शायद मैंने 2 दिन पहले अपलोड किए थे और अभी हम इसका रिवीजन करते हैं बिकॉज रिवीजन इज़ द की। आप कितने मटेरियल कितनी बार कहीं जितनी भी जगह से देख सके वहाँ से देख सकते हैं, पर अगर आपने एक मटेरियल को सबसे ज़्यादा बार रिवाइज नहीं किया, प्रॉपर उसमें रिवीजन नहीं किया, उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको मेरी वीडियोस कुछ रिपीटेटिव भी लगे, पर मेरे को तो ऐसा ही लगता है और मैं वही करने वाली हूँ कि जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक बनाई है वो सबकी सब मैं रिपीट करूँगी, सबका रिवीजन दोबारा से होगा। नोट्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, सो दोबारा से उसका रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सारे वीक्स को, एक महीने के सारे वीक्स को एक मंथ का पूरा एक कंपाइलेशन में बन जाए, तो पर रिवीजन ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसा ये नहीं होगा कि नया 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 पढ़ते जाए। रिवीजन इज़ द की, तो वही करेंगे। ओके, सो चलो फिर चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये एक सब्सिडरी है किसकी? जापान की। जापान की जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है उसकी ये सब्सिडरी है और उसने इंस्टॉल किया है क्या? एशिया का सबसे लार्जेस्ट 20 मेगावाट 20 मेगावाट कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट ये इंस्टॉल किया है। और ये कहाँ पे इंस्टॉल किया है? मनेसर फैसिलिटी में। और ये मनेसर फैसिलिटी है कहाँ पे? ये है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में। सो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो एक सब्सिडरी है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की, उसने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का कारपोर्ट टाइप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है और किया है मनेसर फैसिलिटी में। और मनेसर फैसिलिटी बेसिकली प्रोड्यूस करेगी 28,000 मेगावाट पर एनम ऑफ सोलर पावर। ठीक है, 28,000 मेगावाट पर आवर और पर एनम ऑफ सोलर पावर। फाइन, दैट इज इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। और जो ये एक्सरसाइज है ये 14 दिन की लंबी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और इट वॉज कमेंस्ड ऑन 6 जून 2022। 6 जून 2022 को ये कमेंस की गई। और कहाँ पे हुई है ये? मंगोलिया के उलान बटोर में ये एक्सरसाइज हुई है। और इस एक्सरसाइज को होस्ट किसने किया? इट इज़ होस्टेड बाय मंगोलिया इटसेल्फ। ठीक है, और बेसिकली ये मंगोलिया का पहला यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज़ मंगोलियाज फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। और वैसे बात करें तो ये इसका 20th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 और तो इसका 20th एडिशन है। फाइन, एंड वन मोर थिंग, द ईयर 2021 2021 का जो साल था, एंड it marks the 66th anniversary of diplomatic ties between India and Mongolia. सो 2021 का जो साल था वो इंडिया और मंगोलिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज है ना, तो उसका 66th एडिशन था और एनिवर्सरी कह सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू बाईनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज़ हुआ है। बाईनियल मीनिंग जो साल में 2 बार ही होता है। सो बाईनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 ये रिलीज़ हुआ है। और इसको रिलीज़ किसने किया है? बेसिकली येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाईनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया है। कोलंबिया और येल के रिसर्चर्स ने। इसमें इंडिया जो है, इंडिया की रैंक 180th रैंक आई है एंड दिस इज़ एट द बॉटम मोस्ट। ठीक है, बॉटम मोस्ट रैंक इंडिया की आई है किस कैटेगरी में? बाईनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की कैटेगरी में। और इसका स्कोर है टोटल 18.9 स्कोर है। सेकेंड पोजीशन पे डेनमार्क आया है। डेनमार्क ने टॉप किया है बेसिकली, एंड इट एमर्ज एज द मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री। ये सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल कंट्री बनी है 2022 की जो रैंकिंग आती है। ठीक है, डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। और सेकंड पोजीशन पे कौन आया? यूके केम एट द सेकंड पोजीशन। एंड
वन मोर थिंग, इंडिया की जो नेबरिंग नेशंस है जैसे पाकिस्तान, उसकी 176 रैंक आई है। देखिए पाकिस्तान की भी सब ज़्यादा अच्छी आई है इंडिया से। बांग्लादेश की 177 और इंडिया की 188। फाइन, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि या दैट इज इट। अब मैं रिपीट दोबारा क्या करूँ, वो समझ में आ गया होगा। इंडिया की रैंकिंग 180th एंड टॉप किया है डेनमार्क ने। सेकंड पोजीशन पर यूके, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177। द नेम ऑफ द इंडेक्स इज बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक अपॉइंटमेंट हुआ है एंड दिस अपॉइंटमेंट का जो अप्रूवल है वो दिया है किसने, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। सो इसने प्रपोजल दिया है और इसको अप्रूवल भी दे दिया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका प्रपोजल अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मान लिया है। सो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार चौधरी, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एसबीआई का फॉर 2 years। अगले 2 सालों के लिए आलोक कुमार चौधरी जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनको अगले 2 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एंड दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 30th of June। ठीक है, 30 जून 2022 से ये चीज़ इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, वन मोर थिंग दैट जो बेसिकली रिलेटेड है कि ही विल बी हैंडलिंग द रिटेल बिजनेस एंड ऑपरेशन ऑफ द लेंडर इन एसबीआई। कि जो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आलोक कुमार चौधरी को जो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर थे एसबीआई में, अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं अगले 2 सालों के लिए एंड उनका जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है ये इफेक्टिव हो जाएगा 30th of June से। और उन्होंने रिप्लेस किया है उन्होंने अश्वनी भाटिया को। एंड अश्वनी भाटिया क्योंकि होल टाइम मेंबर बन चुके हैं सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज़ और कैपिटल मार्केट, उसके होल टाइम मेंबर बन चुके हैं अश्वनी भाटिया सॉरी। एंड इसकी वजह से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और उनकी जगह पे अब कौन आया है, आलोक कुमार चौधरी आए हैं। और वो रिटेल बिजनेस को, ठीक है, और ऑपरेशंस को जो लैंडर के होंगे उसको देखेगा और उसको हैंडल करेगा। ठीक है, फाइन। और व्हाट एल्स यू शुड नो कि एसबीआई के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन तो सबको पता है, दिनेश कुमार खरा इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई एंड विच आर द 4 मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। द फर्स्ट वन इज सी एस सेट्टी, ठीक है, द सेकेंड वन इज स्वामीनाथन जानकी राम एंड द थर्ड वन इज अश्वनी कुमार तिवारी एंड वन पोस्ट was filled by whom? Alok Kumar Chaudhary. So these are the 4 managing director of State Bank of India. Hope it is clear to you now. Now let's move on to next news. Next news is related to Securities and Exchange Board of India ने रीस्ट्रक्चर किया है एडवाइजरी कमेटी को। एडवाइजरी कमेटी जो सलाह देने वाली कमेटी है उसको रीस्ट्रक्चर किया है। अभी एडवाइजरी कमेटी किसको देती है सलाह और कौन से टॉपिक पे देती है? सो इट गिव्स एडवाइसेज ऑन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, और म्यूचुअल फंड बेसिकली सेबी को एडवाइस करता है ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड और इंश्योरिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। सो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए म्यूचुअल फंड को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है उससे रिलेटेड इसीलिए एडवाइस किया है सेबी को ऑन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, और उसके साथ साथ 25 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी है और इसको चेयर कौन करेंगे? उषा थोराट। ये टोटल जो ये एडवाइजरी कमेटी है ना, ये 25 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी है। इसकी चेयरमैन होगी उषा थोराट एंड उषा थोराट फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रह चुकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सो शी वाज द फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ये कमेटी एडवाइस करेगी सेबी को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड कि कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड दिस कमेटी will
advice SEBI regarding this. Fine, that is it. Now let's move to next news. So next news is related to, okay. So next news is related to India ने basically carried out a night launch of nuclear capable Agni 4 fire intermediate range ballistic missile इसको लॉन्च किया है। और इसका नाइट लॉन्च हुआ है किसका, न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 इंटरनेशनल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। और इसका नाइट लॉन्च कहाँ से हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से जो उड़ीसा में है। और बेसिकली ये 2 स्टेज का सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दिस न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 फायर IRBM ये 2 स्टेज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और जिसकी टोटल रेंज अराउंड 3500 से लेकर के 4000 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, एंड दिस टेस्ट विल रीअफर्म और विल एंश्योर इंडियाज पॉलिसी ऑफ हैविंग अ क्रेडिबल मिनिमम कैपेसिटी। और इसके साथ साथ में और क्या इम्पोर्टेंट है कि ये बेसिकली 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है, 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। साथ साथ में वो 900 किलोमीटर की हाइट पर जा सकता है। ठीक है, और ये अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल में 4th होता है, अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल में 4th नंबर पर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 18th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग। 18th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग। और ये मीटिंग के चेयरमैन कौन थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे इसके चेयरमैन थे। उन्होंने 12 नई कंजर्वेशन रिजर्व्स को अप्रूव किया है, 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स को अप्रूव किया है जिनका टोटल एरिया है 692.74 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके साथ साथ में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी अप्रूवल मिला है, WS मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और जिनका एरिया अराउंड 303 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और जो टोटल एरिया है इस प्रोटेक्टेड एरिया में वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो मुंबई सिटी का ट्वाइस है। ठीक है, फाइन, या दैट इज इट। ओके, और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो महाराष्ट्र की है वो बेसिकली जो लुनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ना पहले, और कोलामारका गढ़चिरौली में थी, और मुख्तार भवानी जो जलगांव में थी, जलगांव में थी मुख्तार भवानी। सो ये 3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में, ये इन्हीं तीनों का एक्सटेंशन है। ठीक है, इन्हीं तीनों का एक्सटेंड करके इनका नाम रखा गया है अलग से। और महाराष्ट्र पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना है जिसने डिक्लेयर किया है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। किसको डिक्लेयर किया है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विद नएगांव पीकॉक सेंचुरी। नएगांव पीकॉक सेंचुरी के साथ महाराष्ट्र पहला ऐसे स्टेट बना है जिसने क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का डिक्लेयर किया है कि वो नएगांव पीकॉक सेंचुरी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, फाइन, दैट इज इट। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 8। So next news is related to Food Safety and Standard Authority of India, and according to it,
सो दिस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है 2021-2022 का, एंड इसको रिलीज़ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिलीज वेलफेयर ने किया है। और इसमें टॉप रैंकिंग स्टेट कौन निकला है? लार्जर स्टेट्स की बात करें तो उसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है, सेकेंड पोजीशन पे गुजरात है, थर्ड पोजीशन पे महाराष्ट्र है। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉलर स्टेट्स दैन गोवा स्टूड फर्स्ट। ठीक है, गोवा ने टॉप किया है, सेकंड पोजीशन पर मणिपुर एंड थर्ड पोजीशन पर सिक्किम। फाइन, एंड इन दिस इज गोवा, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरीज, आई होप यू आर ओके फाइन। सो यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने, सेकंड पोजीशन गोज़ टू दिल्ली एंड थर्ड पोजीशन गोज़ टू चंडीगढ़। फाइन, एंड बेसिकली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने ईट राइट चैलेंज के अवार्ड भी दिए हैं। ठीक है, सिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड भी मिले हैं। तो जैसे आई थिंक आई डिड नॉट कवर दैट पार्ट, but right now I'm writing it over here. So इंदौर सिटी जो है मध्य प्रदेश की, एंड वाराणसी सिटी जो है यूपी की। सो ये दोनों टॉप पोजीशन पे आए हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, क्योंकि ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट 2021 के भी अवार्ड मिले हैं। सो दिस इज द अवार्ड फॉर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दिस इज द अवार्ड फॉर ईट राइट चैलेंज 21-22। फाइन, एंड what else remains? So that much is enough, and yeah, it completes our news from this part. Now let's move to next news. So next news is related to IIM Ahmedabad। IIM अहमदाबाद जो गुजरात में है, एंड इन एसोसिएशन विद किसके साथ मिलकर के? इंडियन एग्री लैंड मार्केट प्लेस के साथ मिलकर के IIM अहमदाबाद गुजरात इन एसोसिएशन विद इंडियन एग्री लैंड मार्केट प्लेस दैट इज एस फार्म्स इंडिया लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इस साल भी लॉन्च किया है। तो IIM अहमदाबाद ने इंडियन एग्रीकल्चर लैंड मार्केट प्लेस के साथ मिलकर के इस साल भी लॉन्च किया है, और ये है IIM। आई का मतलब है IIM अहमदाबाद, एस का मीनिंग है एस फार्म्स इंडिया, ए मीनिंग एग्री, ठीक है, एल मीनिंग लैंड, और P मीन्स प्राइस, I मीन्स इंडेक्स। सो IIM अहमदाबाद, एस फार्म्स इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स, इसको लॉन्च किया है दोनों ने मिलकर के, एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैंड प्राइस इंडेक्स। और बेसिकली ये रिकॉर्ड करेगा और क्वालिटी कंट्रोल्ड डाटा ऑफ द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अक्रॉस इंडिया वो प्रेजेंट करेगा। सो दिस विल रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट क्वालिटी कंट्रोल डाटा, क्वालिटी कंट्रोल्ड डाटा देगा एग्रीकल्चर लैंड का पूरे इंडिया में। ठीक है, दैट इज इट, एंड या और वन मोर थिंग, जो ये इस साल भी है ना, इसका जो पूरा डाटा बना है, डाटाबेस बना है लैंड से रिलेटेड, लैंड लिस्टिंग डाटा, ये कुछ ही स्टेट से बना है। दिस इज नॉट फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट्स, but some few states, and I am writing over here the name of these states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, and UP. So these are the states from which lands data was taken, and an index was released. Now let's move to next news. So next news is related to India and Poland have a mutual legal assistance treaty. उनकी एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हुई,
और कौन से टॉपिक पर हुई, क्रिमिनल मैटर्स पर हुई है, ठीक है। और इस ये ट्रीटी बेसिकली इसका एम है, इट विल be able to enhance the effectiveness of both Poland and India in Washington and in prosecution of various crimes, whether related to terrorism through cooperation and mutual legal assistance. One more thing, पोलैंड जो है वो 45th कंट्री बन चुका है। पोलैंड जो है वो 45वीं ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने MLAT दैट इज म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन किया है नई दिल्ली के साथ। सो पोलैंड बिकम्स द 45th country to do so, and this treaty was approved by PM Modi. This treaty was approved by PM Modi in 2021, okay, and December 2021. Now let's move to next news. Next news is related to Axis Bank. सो एक्सिस बैंक ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर के एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस कार्ड का लॉन्च किया है। को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस कार्ड का लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने इंडियन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में। और उसका नाम क्या है कार्ड का, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। एंड किसके साथ कोलैबोरेशन करके इसका लॉन्च हुआ है, NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके साथ मिलकर के हुआ है। और बेसिकली दिस मूव will begin a strategic partnership between Axis Bank and the card scheme, okay। और इस पार्टनरशिप से क्या होगा, रुपए के साथ काम करके कि जो ये पार्टनरशिप है ना, बेसिकली इसका एम है कि वो इनोवेटिव और उसके साथ साथ में बेनिफिट्स, अच्छे अच्छे बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। और कस्टमर्स इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। या नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू चाइना। एंड चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 3 एस्ट्रोनॉट्स को ऑन अ 6 month मिशन टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइनाज टियांगकोंग स्पेस स्टेशन। देखिए चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 3 एस्ट्रोनॉट्स को, और उनमें से एक तो विमेन एस्ट्रोनॉट है, 2 मेल एस्ट्रोनॉट्स हैं। और 6 दिन के मिशन, 6 महीने के मिशन पे ये लोग गए हैं। क्या करने के लिए, टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना टियांगकोंग स्पेस स्टेशन। चाइना का जो टियांगकोंग स्पेस स्टेशन है ना, उसका कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और बेसिकली ये एक ऐसी स्पेस स्टेशन है जिसको चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी बना रही है। कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टियांगोंग स्पेस स्टेशन, और दैट जो ये चाइना का 3 मॉड्यूल स्पेस स्टेशन है, ये अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, विद द लॉन्च ऑफ कोर मॉड्यूल टिहाने इसके साथ में। एंड ये पहला और बिगेस्ट है स्टेशन 3 मॉड्यूल्स का। दिस इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट ऑफ 3 स्टेट्स मॉड्यूल, 3 स्टेशंस मॉड्यूल, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू रफाल नडाल। एंड रफाल नडाल जो है ये ऐसे पहले प्लेयर बने हैं इन द हिस्ट्री के, रफाल नडाल पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं इन मैन सिंगल कैटेगरी आफ्टर नोवाक जोकोविच, ठीक है। सेरेना विलियम्स आपको पता होगा विमेंस कैटेगरी में उनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ
विमेंस टीम, विमेंस और मेंस दोनों के में अराउंड 23 उनके पास ग्रैंड स्लैम्स हैं। सो मेंस कैटेगरी में हाईएस्ट अब राफेल नडाल के पास आ चुके हैं। सो सेकंड पोजीशन पे आए हैं रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं, उनके पास भी 20 ग्रैंड स्लैम है। थर्ड पोजीशन पे नोवाक जोकोविच, ही इज फ्रॉम सर्बिया एंड ही वोन 20 ग्रैंड स्लैम ऑल्सो। दोनों के पास 20-20 ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। एंड नडाल ने अपना पहला जो फ्रेंच ओपन टाइटल जीता था वो 2005 में जीता था, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट वाला ग्रैंड स्लैम मिला है उनको, वो उन्होंने रोलैंड गैरोस, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेंच ओपन 2022 का जो टूर्नामेंट हुआ है फ्रेंच ओपन 2022 का, उसमें उन्होंने अपना 22nd ग्रैंड स्लैम जीता है। और ये वाला फ्रेंच ओपन जो था ये इसका 126 एडिशन था, 126वां एडिशन था। और 2022 का सेकंड इवेंट था, 2022 का सेकंड इवेंट था, ठीक है। सेकंड ग्रैंड स्लैम इवेंट ऑफ 2022। फाइन, ओके। एंड he will get the prize of 2.2 million euros। फाइन, और चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू, नेक्स्ट में एक और चीज़ है, जो इंडिया है, इंडिया के रोहन बपन्ना, ठीक है, और उनके साथ उनके डच पार्टनर थे मैटिवे मिडल कूप। ये सेमीफाइनल में दोनों आए हैं मेंस डबल कैटेगरी में ऑफ द फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की पहली बार, सो फ्रेंच ओपन में पहली बार इंडिया से कोई आया है, रोहन बपन्ना विद मैट्यू मिडल कूप के साथ मिलकर के सेमीफाइनल तक ये गए। सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली हार गए, पर सेमीफाइनल तक पहुंचे। एंड दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया दैट समवन फ्रॉम इंडिया रीच्ड एट दिस पोजीशन। वन मोर थिंग, वुमेन्स कैटेगरी में जो ईगा स्वायतक है, ठीक है, जो पोलैंड की है, उन्होंने हराया है किसको, कोको गोफ को हराया है जो यूएसए की है। एंड शी विंस हर सेकंड करियर ग्रैंड स्लैम, सेकंड अपना ग्रैंड स्लैम जीता है उन्होंने फ्रेंच ओपन में। ईगा स्वेतक ने, पोलैंड की है, कोको गोफ को हराया है वुमेन्स कैटेगरी में। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम मिथाली राज। इंडिया की जो विमेन की क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन मिथाली राज, जो जोधपुर से बिलोंग करती है राजस्थान को, ठीक है। और उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। सारे तरीके के जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वहाँ से अपना क्या किया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 23 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल करियर, 23 साल अपने करियर के ख़त्म किए हैं इंटरनेशनल करियर के, और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था 2015 में उनका कंट्रीब्यूशन देखकर स्पोर्ट्स में, ठीक है। इससे पहले 2020 मैचेस को उन्होंने 2019 में ही रिटायर ले लिया था वहाँ से, तो अभी सब जगह से ले लिया है, ओके। एंड मार्च 2021 में ये हुआ था कि शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर, पहली ऐसी वुमेन क्रिकेटर बनी थी, और सेकंड इंटरनेशनली, सेकंड तो इंटरनेशनली, और पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिसने 10,000 रन कंप्लीट किए अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। सारे के सारे फॉर्मेट्स में 10,000 रन कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन विमेन क्रिकेटर बनी थी। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू
सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम। एंड इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस है और आईटी कंसल्टेंसी कंपनी है जो बेस्ड है कहाँ पे, मिचिगान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सो इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम उसी का ही है और उसने अनवील किया है, भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को रिलीज़ किया है। और ये भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ओके। एंड इसके साथ साथ में पॉलीवर्सिटी का भी लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम ने। और पॉलीवर्सिटी क्या है, एक एजुकेशनल मेटावर्स है और इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है। ठीक है। उसके साथ साथ में यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव किसके अंडर लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ठीक है। कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में एक इवेंट के दौरान। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है। इनिशिएटिव्स लॉन्च किए किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने। फाइन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसके इनके अंदर ही आता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ये रैंकिंग आई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है एंड रैंक्ड 155, उसकी 155 रैंक आई है। ओके। एंड पहले से 31 प्लेसेस ऊपर निकला है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड एमर्ज एज द फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अमंग 200 यूनिवर्सिटीज़, 200 यूनिवर्सिटी में से। और ये रैंकिंग को टॉप किसने किया है, एमआईटी ने किया है, दैट इज़ मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यार। एंड सेकंड पोजीशन पे आया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड थर्ड पोजीशन पे आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो यूके में है। थर्ड पोजीशन पे जो है वो आई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इंडिया हैज़ एमर्ज एज नंबर 1। इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आया है, कौन सी कैटेगरी में, सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर में। सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर में इंडिया एमर्ज एज नंबर 1 एंड इट इज़ यूज्ड बाय क्यूएस टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। जो रिसर्च का इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस रिसर्च को प्रोड्यूस किया यूनिवर्सिटीज़ ने, उसको इवेल्युएट करने के लिए। फाइन। एंड वन मोर थिंग, अब जो ये सिटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर है, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की रैंक आई है 37th, आईआईटी रुड़की की रैंक आई है 47th सिटेशन पर फैकल्टी में। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की रैंक आई है 48th एंड दे ऑल आर अमंग ग्लोबल टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सारे के सारे टॉप 50 रिसर्च की जो कैटेगरी है उसमें ये है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें रेपो रेट को बढ़ाया है और रेपो रेट को कितना बढ़ाया है, 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करके अब कितना हो गया है, रेपो रेट 4.90% हो गया है। कैश रिजर्व रेशियो को एडजस्ट किया है 4.50 पर। स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो आया है 18% पर। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज एडजस्टेड टू 4.65। ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेपो रेट को इंक्रीज किया है बाई 50 बेसिस पॉइंट, अभी 4.90 हो गया है। कैश रिजर्व रेशियो 4.50 हो गया है। SLR 18% हो गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.65 F, this is not P, this is F, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 4.65% हो गया है। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट
5.1%, 5.15%, एंड फिक्स रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% पे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया लिमिट ई मैंडेट्स और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की, ई मैंडेट्स एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट इंक्रीज की है ई मैंडेट्स की, या फिर बोल सकते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स की, और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, जिससे फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन ₹2 15,000 5,000 से लेकर के 15,000 तक का जितना भी रिकरिंग ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए इनकी लिमिट इंक्रीज की गई है, इन्हेंस की गई है ई मैंडेट्स की। ठीक है, उसके साथ साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक प्रपोजल भी दिया है कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना उनको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ लिंक किया जाएगा, यूपीआई के साथ लिंक किया जाएगा पहली बार, और रुपे कार्ड विल बी अनेबल विद दिस फैसिलिटी। जो रुपए के क्रेडिट कार्ड है ना सबसे पहले उसी को ये फैसिलिटी दी जाएगी कि उसके क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक कर दिया जाए। ठीक है, ओके, एंड वन मोर थिंग दैट आरबीआई हैज़ इंक्रीज द लिमिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट भी इंक्रीज की है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की लिमिट इंक्रीज की है, एंड which is given by urban cooperative banks, rural cooperative banks, state cooperative banks and district cooperative banks by 100%। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट भी इंक्रीज की है। ठीक है, और वन मोर थिंग, जो लिमिट है टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की वो 30 लाख से करके कितनी कर दी है, 60 लाख कर दी है। ठीक है, लिमिट फॉर टायर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की वो 70 लाख से लेकर के 140 लाख कर दी है। जो टायर 1 की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की लिमिट थी वो 30 to 60 लाख कर दी है, और लिमिट फॉर टायर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की वो 70 to 140 लाख कर दी है। ठीक है, और जितने भी ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है ना दे विल बी विद नेट वर्थ लेस देन 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, जितने भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनकी टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से कम है नेटवर्थ, उनके लिए लिमिट जो है वो 20 लाख से लेकर के 50 लाख की है फॉर इंडिविजुअल, और जितने भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उनकी 70, अगर उनका नेटवर्थ 100 करोड़ है, 100 करोड़ है या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उनके लिए 30 लाख से लेकर के 75 लाख के बीच में कर दिया है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों के मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है। और उसमें इंडिया, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडिया इज सेट टू लॉन्च द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। इंडिया बिल्कुल तैयार है पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए, और इस पहले ह्यूमन स्पेस मिशन का नाम क्या है, गगनयान। गगनयान इज द नेम ऑफ दिस मिशन, एज वेल एज इट इज़ गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट मैन्ड ह्यूमन ओशन मिशन। पहला ह्यूमन ओशन मिशन भी लॉन्च किया जाएगा इन 2023। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो पहला गगनयान मिशन वो है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। ठीक है, और जो ये ह्यूमन ओशन मिशन है ये पहला मैन्ड ह्यूमन ओशन मिशन है, तो ये 2023 में रिलीज़ किए जाएंगे। और ये अनाउंसमेंट बेसिकली वर्ल्ड ओशन डे के दिन यानी कि 8 जून के टाइम पे दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे उस इवेंट के दौरान ये अनाउंसमेंट किया गया था। और एक और चीज़ है, गवर्नमेंट तैयार है अनवील करने के लिए ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अनवील करना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, एंड या दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो सेकंड अनक्रूड मिशन है ना, अनक्रूड मिशन का जो बेसिकली वोयम-तीरा है। ठीक है, ये एक स्पेस फेयरिंग ह्यूमन रोबोट है
और इसको डेवलप किया है इसरो ने, एंड इट इज़ शेड्यूल्ड फॉर द एंड ऑफ 2022, 2022 के एंड में ही ये शेड्यूल किया गया है। एंड द फर्स्ट क्रूड गगनयान मिशन, जो ये पहला गगनयान मिशन है, इसको शेड्यूल किया गया है 2023 के लिए। तो ये जो अनक्रूड मिशन है, इसको 2022 के में शेड्यूल किया गया है, और क्रूड गगनयान मिशन को 2023 में शेड्यूल किया गया है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ट्रांसफ़र ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ट्रांसफ़र को अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने। एंड इसको बेसिकली कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है, जो 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडरी, होली ओन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है, वहाँ पे इसको ले जाया जा रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो होली ओन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, किसका ये ट्रांसफ़र हो रहा है, 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, ठीक है। एंड जो NSIL का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी है ना, उसको भी इन्हेंस करने का अप्रूवल मिल गया है 1,000 करोड़ से अब 7,500 करोड़ रुपए, ठीक है, इसका भी अप्रूवल मिल चुका है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का 1,000 से 7,500 करोड़ रुपए। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 21। एंड यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कौन करता है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूवल दिया है कुछ प्रपोजल्स का। देखिए, सो जो यूनियन कैबिनेट, इसको चेयर किया था PM मोदी ने, और कुछ प्रपोजल्स को अप्रूवल मिला है, जो प्रपोजल्स फॉरेन कंट्री के साथ होने वाले हैं। और उसमें अनुराग सिंह ठाकुर, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी इससे रिलेटेड। कहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग दी है, नेशनल मीडिया सेंटर में, और ये नेशनल मीडिया सेंटर है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके साथ साथ में एक MOU भी साइन हुआ है, और ये MOU जो है वो इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में हुआ है। और इसका कौन से फील्ड पे हुआ है, सो इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये MOU साइन हुआ है। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है NIES जापान का, किसके साथ में, एरियस इंडिया के साथ में, एंड फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कि जॉइंट एक साथ मिलकर के एयर क्वालिटी को के बारे में रिसर्च करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च करेंगे। तो इसके लिए जापान और इंडिया के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट MOU जो साइन हुआ है वो हुआ है SNBN CBS कोलकाता का, हुआ है किसके साथ में, जर्मनी के साथ में। और फील्ड क्या है, मैग्नेटिक एंड टोपोलॉजिकल क्वांटम मटेरियल्स, नोवल मैग्नेटिक एंड टोपोलॉजिकल क्वांटम मटेरियल्स, इससे रिलेटेड MOU साइन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एक MOU साइन हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये MOU साइन हुआ है फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन, फॉर AIWASI, यानी कि टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए, टेक्निकली दे वांट आर हेल्प एंड वी वांट देयर हेल्प, इन दैट केस दिस इज अ टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फाइन, एंड लास्ट MOU साइन हुआ है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर से रिगार्डिंग ये MOU साइन हुआ है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है किस किस को,
एक्वाडोर को, जापान को, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्जरलैंड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर बनाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर अ 2 ईयर टर्म, 2 साल के लिए, और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। सो नॉन परमानेंट मेंबर बनाया है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। अब जो न्यूली इलेक्टेड कंट्रीज है ना, इन्होंने कुछ कंट्रीज को रिप्लेस करके अब ये नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। अब वो कौन सी कंट्री है जिनका टेन्योर 2 साल का खत्म हो गया है? उसमें देखिए, कंट्री है इंडिया, ईरीलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे। सो इनका टेन्योर 2 साल का खत्म हो गया था, इसी वजह से इनको रिप्लेस करके इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्जरलैंड आए हैं। फाइन, and they serve as a non-permanent member of United Nations Security Council. Okay, that is it. और इनका पूरा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मेन मतलब मेन मोटो ये होता है ग्लोबल पीस को और ग्लोबल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। दैट इज द होल एम ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। So next news is related to ICICI Bank. आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? डिजिटल ईएमआई पे लेटर प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी। पे लेटर प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप की है, जिससे वो क्या करने के लिए, कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए, बिना कार्ड की ईएमआई फैसिलिटी इशू की जाएगी। उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल ईएमआई पे लेटर प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी के साथ पार्टनरशिप साइन की है। और कस्टमर्स जो है बेसिकली कैन कन्वर्ट ट्रांजेक्शन अप टू 10 लाख रुपीज़। 10 लाख तक का जो ट्रांजेक्शन है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर्स। और इस पार्टनरशिप के साथ में एक ये भी चीज़ हो गई है कि जो बैंक के कस्टमर्स है ना, वो प्री अप्रूव्ड कार्डलेस क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। जो पहले से अप्रूव्ड कार्डलेस क्रेडिट है उनको यूज़ कर सकते हैं इस सर्विस को इंस्टेंटली बाई करने के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक अवार्ड सेरेमनी हुई है, और किसकी हुई है? सेकंड एडिशन आया है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, DSDP, डेट इज डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग में अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिल रहा है। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर न्यू दिल्ली में। और इसमें किस किस को अवार्ड मिला है? सो बेसिकली राजकोट जो है गुजरात में, उसकी रैंकिंग फर्स्ट आई है। सेकंड पोजीशन कचार जो आसाम में, उसकी रैंकिंग सेकंड आई है। थर्ड पोजीशन आई है महाराष्ट्र के सतारा की, उसकी रैंकिंग थर्ड आई है। ठीक है, और इसमें से 30 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुई थी बेसिकली अवार्ड मिलने के लिए। तो 3 कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में इनको अवार्ड मिला है। सो कैटेगरी 1 में 8 विनर्स रहे, कैटेगरी 2 में 13 विनर्स रहे, एंड कैटेगरी 3 में 9 विनर्स रहे। सो बेसिकली कैटेगरी फर्स्ट में अवार्ड दिया जाता है, कैटेगरी सेकंड में सर्टिफिकेट मिलता है एप्रिसिएशन का और एक्सीलेंस का, और कैटेगरी थर्ड में लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, सो ये 3 कैटेगरीज थी। उसके बाद में जो ये अवार्ड दिए गए हैं ना, ये एक स्कीम के अंदर दिए गए हैं। उस स्कीम का नाम है संकल्प स्कीम। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ संकल्प? दैट इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। स्किल एक्विजिशन, स्किल को एक्वायर करो, एंड नॉलेज से अवेयर हो जाओ फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्किल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, स्किल एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम। और इसको किसने निकाला था? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने निकाला था जून 2018 में। जून 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको निकाला था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड।
सो जो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है जो काम करती है किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और इस सेट टू लॉन्च 1000 करोड़ रुपए का फंड, 1000 रुपये का फंड जो है वो लॉन्च करने वाली है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल के अंदर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो एक स्टैचूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, तो वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है कि 1000 करोड़ का फंड लॉन्च करने के लिए अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स। सो स्टार्टअप्स जितने भी है उसमें इन्वेस्ट करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड जो फंड है वो बेसिकली 2 फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज़ में 400 करोड़ रुपए और दूसरे फेज़ में 200 करोड़ रुपए। तो ये 2 फेजेस में फंड लॉन्च किया जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विजिट किया कहाँ पे, 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सेनेगल। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं उन्होंने बेसिकली विजिट किया है 60th एनिवर्सरी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन की है इंडिया और सेनेगल के बीच में, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। सो सेनेगल जो है ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और ये इंडिया को एक इंटीग्रल और रिलायबल पार्टनर की तरह देखती है, क्योंकि उसका उसका भी खुद का एम है एमर्जिंग सेनेगल 2035, और इसका पूरा करने के लिए व्हाट इट सीज इन इंडिया एज एन इंटीग्रल एंड रिलायबल पार्टनर। और ये इसके लिए 3 MOU साइन हुए हैं इंडिया और सेनेगल के बीच में टू फर्दर डीपन बायलेटरल रिलेशनशिप को बेसिकली मजबूत करने के लिए वेरियस एरियाज़ में। और अब वो कौन कौन से हैं, पहला तो है कल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया और सेनेगल के बीच में फॉर 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए। ठीक है, एक हुआ है एग्रीमेंट म्यूचुअल एग्जाम्पशन से रिलेटेड, म्यूचुअल एग्जाम्पशन से रिलेटेड फ्रॉम द वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स और सर्विस पासपोर्ट्स। सो बेसिकली वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसके लिए, जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स और सर्विस पासपोर्ट उनके पास है तो उनके वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के बीच में, इंडिया और सेनेगल के बीच में। और एक MOU साइन हुआ है यूथ कोऑपरेशन के लिए, यूथ कोऑपरेशन। सो वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये हो गई और यूथ कोऑपरेशन ये हो गया। सो यूथ कोऑपरेशन के लिए भी MOU साइन हुआ है। उसके बाद में जो ये वाइस प्रेसिडेंट है ये कतर भी गए थे और कतर में जाके उन्होंने इनोग्रेट किया इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज उन्होंने इनोग्रेट किया। और ये जो है बेसिकली ये ब्रिज कहाँ किस किस के बीच में है, इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर, इन्वेस्ट इंडिया एंड इन्वेस्ट कतर, इसके बीच में है। सो वाइस प्रेसिडेंट कतर गए, वहाँ पे इन्होंने इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज को इनोग्रेट किया। और इसका बेसिकली गोल है कि ट्रेड को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है और दोनों कंट्रीज़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट करना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इंडिया कतर बिजनेस फोरम को भी एड्रेस किया, संबोधित किया। एंड दिस इंडिया कटर बिजनेस फोरम जॉइंटली ऑर्गेनाइज किए थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज फिक्की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, इसके साथ मिलकर के कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये इंडिया कटर बिजनेस फोरम लॉन्च किया गया था और एड्रेस किया गया था किसने, वाइस प्रेसिडेंट ने। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 27। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ऑन मल्टीलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म पे, जिसको को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, इंडिया।
को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, एंड जो ये मेंशन करता है दैट इंडियन लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है मल्टीलिंग्विज्म पर, और उस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर्ड किया है इंडिया ने, ठीक है, जिसने हिंदी लैंग्वेज मेंशन की है पहली बार। और ये रेजोल्यूशन बेसिकली बांग्ला में भी आया है पहली बार, और उर्दू में भी फॉर द फर्स्ट टाइम इट केम, ठीक है। देन दिस रेजोल्यूशन एनकरेजेस द यूनाइटेड नेशन दैट टू कंटिन्यू टू स्प्रेड अवेयरनेस about the importance of communication and message, okay, in official as well as non-official languages. So that is it. And there are, yeah, so this resolution encourages the United Nations to continue to spread awareness about the importance of communication के बारे में importance को, awareness को spread करते रहिए। और इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशन में है उनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति, टी एस त्रिमूर्ति उनका नाम है। उसके साथ साथ में जो यूनाइटेड नेशन है उसने 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जो है उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब कौन कौन सी है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशिया एंड स्पेनिश। दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच being the working language of United Nations Secretariat. So United Nations Secretariat की official language और कह सकते हैं working language is English and French, and other are Arabic, Chinese, English, French, Russia and Spanish are the 6 official languages of United Nations Security Council. Now let's move on to next news. Next news number 28. So this is related to एक report आई है, and this is the semi-annual report of United States and United States Department of Treasury, ठीक है, Department of Treasury, macroeconomic and foreign exchange policy of major trading partners of US. सो एक सेमी एनुअल रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, और उसके हिसाब से जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, मैक्रो इकोनॉमिक और फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ जो है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की यूनाइटेड स्टेट में, इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द 12 मेजर इकोनॉमीज़। इंडिया 12 मेजर इकोनॉमीज़ में से एक इकोनॉमी ऐसी है दैट मैरिड क्लोज अटेंशन टू देयर करेंसी प्रैक्टिसेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सो ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है करेंसी प्रैक्टिस पर और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पर। सो ऐसी वन ऑफ द 12 मेजर इकोनॉमीज़ कौन सी है, इंडिया है, ठीक है। और मॉनिटरिंग लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ है, सो द मॉनिटरिंग लिस्ट कंप्राइजिंग चाइना, जापान, श्रीलंका, सॉरी साउथ कोरिया, दिस इज़ नो श्रीलंका, दिस इज़ साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, इंडिया, मलेशिया, इंडिया खा गई मैं, ओके, इंडिया, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम एंड मैक्सिको। फाइन। एंड बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 569.9 बिलियन US डॉलर का, तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज बन चुकी है, फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज बन चुकी है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद, जापान के बाद एंड स्विट्ज़रलैंड के बाद जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज बन चुकी है। And the recent purchase of foreign exchange by Reserve Bank of India has resulted in an increased level of reserve, ठीक है। जो अभी रिसेंटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परचेज किया है उसकी वजह से रिजर्व का लेवल इंक्रीज हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है SMB साथी उत्सव, SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव लॉन्च किया है।
और ये बेसिकली हेल्प करेगा स्मॉल बिजनेसेस को, हेल्प करेगा किस लिए, डिजिटल मीडिया को यूज़ करने में। डिजिटल मीडिया जैसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप्स, ठीक है, उनको यूज़ करने में व्हाट्सएप इंडिया ने इसीलिए एसएमबी उत्सव इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। छोटे छोटे बिजनेसेस डिजिटल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली लॉन्च हुआ है इन द पार्टनरशिप विद जो स्टॉक्स। जो स्टॉक की जो है उसके साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च हुआ है, और इनका एम यही है कि एजुकेट करना और मदद करना छोटे छोटे बिजनेसेस की, स्मॉल बिजनेसेस की, इन रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल जानने के बारे में, ठीक है, अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए हेल्प करे छोटे छोटे बिजनेसेस की, ठीक है। और जो ये एसएमबी साथी उत्सव है ना, ये सेकंड फेज़ है, दिस इज़ द सेकंड फेज़, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन अर्ली 2022, अर्ली 2022 में ये लॉन्च हुआ था। ओके, that is it. Now let's move to next news. Next news is related to United Nations Conference ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड और डेवलपमेंट पर, जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और इसका टाइटल था, इसके हिसाब से जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ट्रेड को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 आई है। और उसका रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 का, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ द नेम। और इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है इसमें, 7th रैंक आई है इन द टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज़। टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज़ में 7th रैंक जो आई है वो इंडिया की आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर 2021 में, डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन हो गया था, लेकिन अभी क्या है, अभी इंडिया की रैंक 7th आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही 2021 का। तो जो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो था, और ये डिक्रीज क्यों हुआ था, कोविड की वजह से। सो जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है वो अराउंड 19 बिलियन घटा है, और घट के अब कितना हो गया, 45 बिलियन। 2021 का डाटा है ये, 21, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया की रैंक 7th आ गई, क्योंकि इसने रिकवरी कर ली। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इंडिया ने भी कुछ सिस्टम्स का लॉन्च किया, जैसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का लॉन्च किया, जिससे फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज बूस्ट मिल सके, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, और वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करेगा अप्रूवल की और क्लियरेंस की। जितने भी इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेसेस को अप्रूवल चाहिए होता है, क्लियरेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए एक वन स्टॉप शॉप ये देगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सीनियर इंडियन डिप्लोमेट, जिनका नाम है अमनदीप सिंह गिल, एंड इनका अपॉइंटमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस ने किया है एज हिज एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी। उनका खुद का एनवॉय बनाया है टेक्नोलॉजी को लेकर के। अपना खुद का एनवॉय किसको बनाया है, अमनदीप सिंह गिल को बनाया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनको डिस्क्राइब करते हैं एज थॉट लीडर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। उनको इस नाम से डिस्क्राइब किया जाता है एज अ थॉट लीडर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड हु हैज़ अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली एंड फॉर प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस करनी कैसे करनी है, उनको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, और दे हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू यूज़ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नासा। नासा का जो वीनस मिशन है, और ये बेसिकली डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन है नोबल गैसेस की। और इसके साथ साथ में इमेजिंग मिशन का नाम क्या है, देवांशी मिशन, ठीक है।
और इसका नाम रखा गया है किसके नाम पर? एक आर्टिस्ट भी है और वो साइंटिस्ट भी है, उनका नाम है लियोनार्डो डा विंसी, उनके नाम पे रखा गया है। और बेसिकली ये वीनस में एंटर कर जाएंगे, वीनस की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे जुलाई 2031 में, ठीक है। और ये पहला ऐसा मिशन होगा वीनस को जो बेसिकली दैट विल बी द फर्स्ट मिशन टू वीनस जो साइंस ड्रिवन फ्लाई बायस्ड होगा और इनकॉर्पोरेट करेगा उसके साथ में, किसके साथ में? स्फेयर के साथ में, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर को लेकर। ओके, एंड व्हाट इज द गोल बिहाइंड इट? कि पहली बार वीनस की एटमॉस्फेयर में ये जा रहे हैं और 2031 में। सो वीनस की लैंडस्केप को मेजर करने के लिए और बेसिकली पूरा उसको रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वो जो वीनस की लैंडस्केप है उसमें अराउंड 320 फीट यानी 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर, सॉरी 100 मीटर से लेकर के 1 मीटर डाउन तक यानी कि जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। सो इतना पास जाके ये जो लैंड है उसको देखेंगे 100 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नॉर्वे चेस 2022 का 10th एडिशन आया है और इसका 10वां एडिशन है। और ये 10वां एडिशन बेसिकली नॉर्वे चेस 2022 का 10th एडिशन जो है वो 30 मई से लेकर के 10 जून तक चलेगा, ठीक है। और बेसिकली हो चुका है ना, सो 30 मई से लेकर के 10 जून तक का हो चुका है नॉर्वे चेस 2022 का 10th एडिशन। और इसमें मैग्नस कार्लसन जो है वो विनर बने, ठीक है। किसके अगेंस्ट? मेंस कैटेगरी में किसके अगेंस्ट? दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बुल्गारिया के ग्रैंड मास्टर है वेसिलिन टापोलाव, उनके अगेंस्ट मैग्नस कार्लसन जीते हैं। पर इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इन जीते कौन है, तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं मेंस कैटेगरी में और 4th कॉन्सिक्यूटिव साल यानी कि चौथी बार लगातार, ठीक है। फाइन, एंड विश्वनाथन आनंद जो इंडिया के हैं वो भी इस टूर्नामेंट में थे। तो बेसिकली ये फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन थे और ग्रैंड मास्टर भी थे इंडिया की तरफ से। इन्होंने फाइनल राउंड तो खेला है अगेंस्ट नॉर्वेगियन चेस प्लेयर आर्यन तारी, ठीक है, अगेंस्ट आर्यन तारी, आर्यन तारी के अगेंस्ट फाइनल राउंड तो खेला है और बेसिकली ये 3rd प्लेस पर आए हैं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में, ठीक है। और जीता किसने? ऑब्वियसली मैग्नस कार्लसन ने। दैट इज इट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एक एमओयू साइन हुआ है तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में और किसके साथ में? कर्नाटका का एक बेसिकली कर्नाटका बेस्ड एक एक्सपोर्ट है, गोल्ड रिटेलर एक्सपोर्ट है, दैट इज़ राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है। गोल्ड की रिटेलिंग करता है ये और इसके लिए एमओयू साइन हुआ है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में फॉर इंडिया के फर्स्ट डिजिटल फैब्रिकेशन यूनिट बनाने के लिए। इंडिया की पहली डिजिटल फैब्रिकेशन यूनिट बनाने के लिए जो बेसिकली सेटअप होगी हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना में, विद एन इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ 24,000 करोड़, सो 24,000 करोड़ की वर्थ के साथ में हैदराबाद तेलंगाना में ये सेटअप होगी। दिस विल बी सेटअप इन हैदराबाद तेलंगाना विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,000 करोड़ रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट में लग जाएंगे इस यूनिट को बनाने में। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड उन्होंने ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 3,050 करोड़ रुपये। और कब? गुजरात गौरव अभियान में ये आए थे और उसी टाइम पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने निकाले। और ये गुजरात गौरव अभियान हो कहाँ पे रहा था? बेसिकली गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। और नवसारी डिस्ट्रिक्ट ये एक ट्राइबल नवसारी डिस्ट्रिक्ट ये एक ट्राइबल रीजन है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ पे ये गुजरात गौरव अभियान चल रहा था और इसमें टोटल बेसिकली 12 प्रोजेक्ट का तो
फाउंडेशन स्टोन को लेड किया है उन्होंने। उसके साथ साथ में 14 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी किया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब उनका स्पेसिफिकली उनका नाम बताना और किस फील्ड से रिलेटेड है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट विच वर लेड बाय PM Modi, and that is not important. The important part is during Gujarat Gaurav Abhiyan that was held at Navsari district of Gujarat. During that time, he had laid lot of foundation stone for development projects worth 3050 crore rupees. That is it. Okay. उसके साथ साथ में PM मोदी ने भूमि पूजन किया है 13 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये तो बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले है। उसके साथ साथ में 13 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी निकाला है जिनकी वर्थ है 961 करोड़ रुपए। और किसके लिए? जो रेजिडेंट है तापी के, नवसारी के और सूरत डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ में PM मोदी ने इनोग्रेट किया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का हेडक्वार्टर को इनोग्रेशन किया है। हेडक्वार्टर का इनोग्रेशन किया है PM मोदी ने। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, आई एम रिपीटिंग इट, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ओके, सो इसका इनोग्रेशन किया है और कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में। अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू मैप मी इंडिया। सो मैप मी इंडिया बेसिकली एक सब्सिडरी है CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड की, और इसने पार्टनरशिप की है, इसरो के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे 3D मैप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। एंड मैप मी जो है बेसिकली नए नए मैप्स पर काम करती रहती है एज अ पार्ट ऑफ इट्स मेटावर्स वेंचर। जो इसका मेटावर्स वेंचर है उसके उसी के हिसाब से वो अलग अलग मैप्स पर काम करती रहती है। तो इसीलिए मैपमी ने बेसिकली जो सब्सिडरी है CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड की, एक पार्टनरशिप साइन की है इसरो के साथ, जिससे वो 3D मैपिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम है एक्सपे लाइफ। एंड उसने अपने 3 साल ऑपरेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और उसे कंप्लीट करने के बाद उसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन अनेबल्ड ट्रांजैक्शन UPI सर्विसेज। इंडियाज़ फर्स्ट ब्लॉकचेन अनेबल्ड transaction UPI services, and this launch aims to make financial facilities accessible for people in rural areas। ठीक है, जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है वो एक्सेसिबल हो जाएगी रूरल एरियाज़ में लोगों के लिए जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो ये है ये बेसिकली हेल्प करेगा सारे के सारे रीजनल रूरल बैंक्स का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का। ठीक है, जिससे बेसिकली दे कैन बैंक बेटर एंड अनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। इट विल ऑल्सो हेल्प इन अनेबलिंग फाइनेंशियल inclusion, okay, in rural areas. And it is also working with NABARD, and it is also working with National Payment Corporation of India, Karnataka government, to strengthen डिजिटल बैंकिंग को स्ट्रेंथन मजबूत बनाने के लिए। एंड हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस एक्सपे लाइव? हु इज़ ही इज़ रोहित कुमार। ओके, रोहित कुमार। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो ओमनी कार्ड है बेसिकली। और ये पहले ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस्ड PPI बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस्ड PPI मीन्स प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ओमनी कार्ड बिकेम द फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लाइसेंस्ड PPI दैट इज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च अ कैश विड्रॉल फैसिलिटी। एक कैश विड्रॉल फैसिलिटी को लॉन्च करेंगे यूजिंग अ रुपे कार्ड को यूज़ करके फ्रॉम एनी ATM थ्रू देयर e-wallet। Okay, and the Omni card users
can withdraw cash from any ATMs at a convenience with high safety and security. Okay, fine. And Sanjeev Pandey is the co-founder and chief executive officer of Omnicard. Now let's move to next news. Next news is related to Reserve Bank of India has approved the appointment of R Subramaniam कुमार का अपॉइंटमेंट का अप्रूवल दे दिया है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आरबीएल बैंक के। सो उनको बना दिया गया है आरबीएल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर सुब्रमण्यम कुमार को अगले 3 सालों के लिए। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है इस अपॉइंटमेंट का, कौन से सेक्शन को यूज़ करके, अंडर सेक्शन 3B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एंड उन्होंने किसको सक्सीड किया है, राजीव आहूजा को उन्होंने सक्सीड किया है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर थे आरबीएल में। ठीक है, और जो आरबीएल के बारे में आप क्या जानते हैं? सो जो ये आरबीएल है बेसिकली इसे बोलते हैं रत्नाकर बैंक भी बोलते थे पहले। आरबीएल बैंक को पहले क्या बोलते थे? रत्नाकर बैंक बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इट वाज फाउंडेड इन 1943 और इसका टैगलाइन अपनों का बैंक। ठीक है, अपनों का बैंक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है। और ये कॉमन पोर्टल है क्या? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ठीक है, कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है यूनियन गवर्नमेंट ने और उसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। एंड फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशंस फॉर नेशनल कार्ड्स, नेशनल अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज। ओके, एंड नेशनल एजेंसीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज है। नेशनल अवार्ड की नॉमिनेशंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया गया है कि नॉमिनेशन की लिस्ट डालो उसमें, और जो मैक्सिमम लोग को वोट मिलेगा उसी को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। एंड इसका एम क्या है? बेसिकली टू फैसिलिटेट सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू नॉमिनेट इंडिविजुअल्स, कि लोग जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करे और ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट करे फॉर वेरियस नेशनल अवार्ड्स के लिए, एंड दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, एंड इसमें पद्म अवार्ड दिए जाएंगे, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड मिलेगा, टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिलेगा। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मैक्स वर्स्टैपेन, जो बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर है। और इन्होंने क्या रेड बुल चलाते हैं ये, इन्होंने अजरबैजान की फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है। ठीक है, क्या जीता है? अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और किस सेकंड पोजीशन पे कौन आया? सेकंड पोजीशन पे आया चार्ल्स लेक्लर्क, जो फरारी चलाते हैं, वैसे वो मोनाको को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सो हियर मैक्स वर्स्टैपेन बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर इन रेड बुल ऑफ ऑल टाइम एंड एट प्रेजेंट in his 25, या दैट इज, ठीक है, दैट इज इट। और जो ये FIA की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। क्या है फुल फॉर्म FIA की? फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। और जितनी भी फार्मूला 1 चैम्पियनशिप होती है ना, इनको ये फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल ही सारे के सारे फार्मूला 1 रेसेस को करवाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022, और इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। और हर साल कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 12 जून को। हर साल 12 जून 2022 को, मतलब 2022 तो इस वाला है, लेकिन हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसका थीम क्या है? थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर इज द थीम ऑफ दिस इवेंट of this day
Okay, and it was the first ever World Day Against Child Labor was observed on in 2002, and a week of action against child labor was also observed from 3rd of June to 12th of June, and as a part of the celebration of the World Day Against चाइल्ड लेबर। सो 3 से लेकर के 12 जून के बीच में जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बेसिकली पूरा एक वीक का भी एक इनॉग्रेशन हुआ है, और वो है 3 से लेकर के 12 जून। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अश्वनी वैष्णव, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ही हैज़ लॉन्च्ड Indian Railway Innovation Policy, and the name of the policy is Startups for Railways, and also an Indian Railway Innovation Portal was also launched। सो इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी जिसका नाम है स्टार्टअप्स फॉर रेलवे, ये लॉन्च की गई। इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल ये लॉन्च किया गया। कहाँ पे? रेल भवन कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और किसने लॉन्च किया इन दोनों चीज़ों को? अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है। एंड बेसिकली टू यूज़ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप्स, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, एमएसएमईज है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो जितने भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उनको यूज़ करके उसको उससे इंडियन रेलवे की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, इंडियन रेलवे की सेफ्टी को बढ़ाया जाए। ठीक है। सो इसके लिए ये लॉन्च हुआ है। ओके। और इंडियन रेलवे ने बेसिकली इंश्योर किया है कि 50% कह लो या फिर 1.5 करोड़ रुपए की कैपिटल ग्रांट कह लो, कि वो बेसिकली दी जाएगी इस पर्पस के लिए, 1.5 करोड़ की कैपिटल ग्रांट। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू न्यू एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। न्यू एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 इसको लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, एंड विद द एम ऑफ यूजिंग इंडियाज पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एयर स्पोर्ट्स। एयर स्पोर्ट्स में इंडिया की फुल पोटेंशियल को यूज़ करना है, एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। ये इंडिया की पहली एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है। एंड इनका एक ये भी एम है कि बाय 2030 2030 तक जो ये नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना 2022 की, इसका एम है कि इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है, बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ अफोर्डेबल एक्सेसिबल इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम उनको दे करके, ठीक है। एंड उनका टारगेट है बेसिकली, एंड दैट इनकम जनरेशन 8,000 से लेकर के 10,000 करोड़ रुपए तक हो सके इस इंडस्ट्री में। अभी फ़िलहाल जो इंडिया का रेवेन्यू प्रोड्यूस होता है इससे 800 से लेकर 100 करोड़ के बीच में होता है, लेकिन दे वांट टू इंक्रीज इट टू 8,000 टू 10,000 करोड़ रुपीज़। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। दिस इज 45 अब चलते हैं 45। Yeah. 45th news is related to Dr. Jitendra Singh, who is the Union Minister of Ministry of Personal Public Grievances and Pensions, एंड उन्होंने रिलीज़ किया है सेकेंड एडिशन। किसका सेकेंड एडिशन? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 का, एंड रीचिंग सिटीजन्स थ्रू सीमलेस सर्विस डिलीवरी, सिटीजन्स के पास में पहुंचना थ्रू सीमलेस सर्विस डिलीवरी के साथ। सो दिस इज़ द क्या बोलते हैं, ये रिलीज़ किया है सेकेंड एडिशन इसका, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021, और रीचिंग सिटीजन्स के पास में पहुंचना थ्रू सीमलेस सर्विस डिलीवरी। एंड इसको प्रिपेयर किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला असेसमेंट चल रहा है, इसका पहली बार असेसमेंट हुआ है, और इसकी यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट रैंक रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर की। पहली बार ये असेसमेंट हुआ है, और विद एन ओवरऑल यूसेज ऑफ नियरली 90% फॉर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ओके। सो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का 90% उसका पूरा एनालाइज किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी सिस्टम असेसमेंट का, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट रैंक मिली है।
और केरला की रैंक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ओवरऑल बात करें तो केरला वॉज एट द हाईएस्ट स्पॉट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. आई एम रियली सॉरी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसने अप्रूवल दिया है नई स्कीम का, और उस स्कीम का नाम क्या है, अग्निपथ स्कीम. ठीक है, अब तो सबको पता चल गया अग्निपथ स्कीम, लेकिन जब जून में ही आई थी तब नहीं पता था. सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल दिया है नई स्कीम का, अग्निपथ स्कीम, और फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी, इन एयरफोर्स एंड इन नेवी. एंड द एम इज़ टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग सैलरी एंड पेंशंस. जो सैलरी बढ़ती जा रही है और जो पेंशन बढ़ती जा रही है उसको कम करने का ही एम है. फिलहाल जो एवरेज एज होगी इस फोर्स में वो 32 ईयर्स थी, अब उसको घटा के कितनी कर दिया, 26 ईयर्स. और इस स्कीम को नाम पहले टूर ऑफ ड्यूटी रखा जा रहा था. ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी एंड या, ठीक है. और ये सर्विस बेसिकली विल बी इंडक्टेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. 4 सालों के लिए इनको इंडक्ट किया जाएगा सोल्जर्स को. और जैसे ही सर्विस पीरियड ये 4 साल का ख़त्म होता है उसके बाद सोल्जर्स को अ, एक टैक्स फ्री सर्विस फंड पैकेज मिलेगा 11.71 लाख रुपीज़ का, एस सेवानिधि स्कीम. एस सेवानिधि स्कीम के तौर पर 11.71 लाख रुपीज़ का सर्विस फंड पैकेज मिलेगा. फाइन. और इसके साथ साथ में उन्हें सैलरी मिलेगी 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में. 40,000 बेनिफिट के साथ मिलकर हो जाएगा, वो 40,000 हो जाएगी बाय द एंड ऑफ 4 ईयर्स. और उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 17.5 से 21 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए. एंड बेसिकली दीज अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख रुपीज़. 48 लाख रुपीज़ का इनको LIC का वो पूरा मिलेगा. लेकिन उनका तब तक ही रहेगा जब तक उनका इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्स के साथ इंगेजमेंट रहेगा. उसके बाद का नहीं है, ये सिर्फ 4 सालों के लिए है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर. नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 47. सो दिस इज़ रिलेटेड टू आज़ादी का अमृत महोत्सव. आज़ादी के अमृत महोत्सव में पीएम जो है, पीएम मोदी, उन्होंने इनोग्रेट किया आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. एंड दिस वाज हेल्ड अंडर द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स. सो इसमें थीम चला ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स. और ये एक आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, और थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स. ठीक है, और इस दिन पीएम ने लॉन्च किए कुछ स्पेशल सीरीज ऑफ कॉइन्स को लॉन्च किया है. 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, 20 का किया है, और जिसपे आज़ादी का अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बना हुआ है. ठीक है, ओके. और ये बेसिकली सर्कुलेशन का पार्ट हो गए, ये कमोमरेटिव कॉइन्स नहीं है, सिर्फ दिखाने वाले कॉइन नहीं है, ये सर्कुलेशन का पार्ट होने वाले हैं. ओके. और निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्पेशल विंडो फैसिलिटी लॉन्च की है सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 75 ईयर्स से ऊपर हो चुकी है. एंड दे आर सीकिंग रिफंड, अगर वो रिफंड सीख कर रहे हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से, देन फॉर देम दिस सिंगल स्पेशल विंडो फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड. ओके. एंड इसके साथ साथ में फाइनेंस मिनिस्टर ने नेत्रा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, नेत्रा पोर्टल को लॉन्च किया है. और नेत्रा की फुल फॉर्म क्या है, न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल. न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल, इसको लॉन्च किया है. ठीक है, न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन. और किस लिए किया है, फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम. इंडियन डिप्लोमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, इंडियन डिप्लोमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम के लिए. ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने आरोहन को भी रिलीज़ किया है. अभी आरोहन क्या है, एक कॉफ़ी टेबल बुक है, और उसके साथ साथ में एक ई बुक भी लॉन्च हुई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन पिछले 10 सालों में, 20 सालों में कितना रहा है, उसके बारे में इस आरोहण बुक के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रशिया. सो रशिया ने बेसिकली सऊदी अरेबिया को ओवरटेक कर लिया टू बिकम इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर.
इंडिया की सेकंड बिगेस्ट सप्लायर, ऑयल सप्लायर कौन बना है? रशिया बना है, पहले सऊदी अरेबिया था। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन है? इराक है। ओके। एंड बेसिकली वाई दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज जो रशिया का क्रूड ऑयल है ना, फिलहाल डिस्काउंट पे बिक रहा है क्योंकि बाकी के देश खरीद नहीं रहे हैं, और इंडिया जो है वो खरीद रहा है रशिया के क्रूड ऑयल को डिस्काउंट पर। और डिस्काउंट भी छोटा मोटा नहीं, एज लो एज हाई एज $30 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा है। एक बैरल पर $30 का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसीलिए इंडिया काफ़ी रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है, इसीलिए ये सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। ठीक है। और इराक तो फर्स्ट नंबर पे है ही है। एक और चीज़ है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर, यानी कि तीसरा सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री कौन है? इंडिया है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? चाइना है। फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और रशिया की कैपिटल मॉस्को है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। करेंसी इज रशियन रूबल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया, ये एक रिटेल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। एंड इट हैज़ अनाउंस्ड $250 million in lending support for high growth technology led startups in India. Okay. And it is a retail banking and financial service provider. What? HSBC इंडिया। ठीक है। हाई ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में, इसके लिए $250 million वो अनाउंस किया है कि ये हाई ग्रोथ के लिए और टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में ये अनाउंस किया है कि ये देंगे। ठीक है। लैंडिंग करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स को। ठीक है। और या दैट इज़ इट। और इसके बीच बारे में आप क्या जानते हैं? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के बारे में, इसके सीईओ का नाम है हितेंद्र दवा। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। एंड दिस इज द लास्ट पेज। आई फील वेरी ग्रेट। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और इसने किसके साथ मिलकर के? टोटल एनर्जी ऑफ फ्रांस, ये कंपनी का नाम है। टोटल एनर्जी ऑफ फ्रांस इसके साथ मिलके एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाया है टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए इन दोनों ने अलायंस बनाए हैं। और टोटल एनर्जी जो ये फ्रांस की है, ये इन्वेस्ट करेगी अराउंड $12.5 billion इन्वेस्ट करेगा, जिससे वो 25% माइनॉरिटी स्टेक्स खरीद सके अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। और एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप तो 25% इसके शेयर खरीदे जाएंगे, अमाउंट ऑफ विच इज़ $12.5 billion। ओके। एंड जो ये फ्रांस की टोटल एनर्जी है ना, ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनियों में से एक है। और इसके पास ऑलरेडी अडानी टोटल गैस लिमिटेड का 37.4% शेयर ऑलरेडी है। लेकिन अब इसमें जो ये अडानी न्यू इंडिया लिमिटेड है, इसमें 25% शेयर खरीद रही है। ओके। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वेल्स। सो देखिए, वेल्स नेशनल फुटबॉल टीम, जिसको लीड करते थे गैरेथ बेल, ठीक है, उन्होंने यूक्रेन नेशनल फुटबॉल टीम को हरा दिया है। और उसकी वजह से ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। सो वेल्स जो है, वेल्स ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है इन 64 ईयर, 64 सालों में जो वेल्स नेशनल फुटबॉल टीम है उसने पहली बार क्वालिफाई किया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नाबार्ड। सो नाबार्ड के जो चेयरमैन है, जिनका नाम है डॉक्टर GR चिंटाला, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम का नाम है माई पैड माई राइट प्रोग्राम। माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया है लद्दाख लेह में। ठीक है। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? नाबार्ड की जो नैब फाउंडेशन है उसने। किसके साथ मिलकर के? बेसिकली इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे जितने भी क्या बोलते हैं,
मशीनरी है उनको अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो ये क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए अलग से दिए गए हैं जिससे मशीनरी जो है, जो सैनिटरी पैड्स बनाती है, वो फंक्शन कर सके, वो अपग्रेड हो सके, ठीक है। और या दैट इज इट। Now let's move on to next news. 53rd news is physics वाला. This is an एयरटेक कंपनी. ये एक एयरटेक कंपनी है और इसने रेस किया है $100 million इन सीरीज ए फंडिंग। सीरीज ए फंडिंग में $100 million रेस किया है। कहाँ से? वेस्ट ब्रिज से और जीएसवी वेंचर से, ठीक है। और इसकी वैल्यूएशन कितनी हो चुकी है? अब $1.1 billion हो चुकी है। इसके साथ साथ में जो ये फर्म है वो 101वां यूनिकॉर्न बन चुका है इंडिया का 101st यूनिकॉर्न बन चुका है फिजिक्स वाला, एंड विद अ टोटल वर्थ ऑफ $1.1 billion। Now let's move on to next news. Next news is related to नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की 4 लेयर्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसमें स्टैटिक चीज़ें हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की 4 लेयर्स होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, और उसके हिसाब से नोटिफाई किया है किसमें? स्केल बेस्ड रेगुलेशन में। ये पूरा नाम है इसका, रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो ये रिपोर्ट निकाली। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि एनबीएफसी की 4 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है बेस लेयर और ये लोवेस्ट लेयर होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है? नॉन डिपॉजिट, यानी कि पैसा जमा नहीं होता है, और एनबीएफसी का साइज 1,000 से कम होना चाहिए। एंड ये जो मिडल लेयर होती है एनबीएफसी मिडल लेयर, इसकी ये बेसिकली डिपॉजिट ले लेती है और इसका जो एसेट साइज़ है वो 1,000 या 1,000 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद एनबीएफसी अपर लेयर, ये वो एनबीएफसी इसको कंप्राइज करती है जो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है एज वारंटिंग इन्हेंस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। और उसके टॉप 10 एनबीएफसीज अपर लेयर में होती है, ठीक है। बेसिकली जितनी भी टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज जो मिडिल लेयर में आई है और जो टॉप 10 पर है उनके एसेट साइज के हिसाब से वो टॉप 10 जो है वो अपर लेयर में आ जाएगी। और जो एनबीएफसी टॉप लेयर है ये जनरली तो एम्प्टी रहती है, लेकिन अपर लेयर में जो 10 सबसे ज़्यादा आए हैं ना अपने एसेट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसेट होने की वजह से उनको, उनमें से एक आधा आ सकता है, लेकिन वो तभी होगा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ओपिनियन देगा कि कोई सिस्टमेटिक पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क है किसी एक स्पेसिफिक एनबीएफसी में अपर लेयर में, ठीक है। कोई भी एक एनबीएफसी है जिसमें पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क लग रहा है, और उस केस में वो एनबीएफसी जो है वो टॉप लेयर पर आ सकती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू 55th। सो क्रोएशिया जो है, सबसे पहले यूरोपियन कमीशन ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि जो क्रोएशिया है उसने सारी की सारी कंडीशंस जो है यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने की, वो सारी की सारी कंडीशन उसने अपना ली है, और 2023 के बिगनिंग में यूरो करेंसी जो है वो नेशनल करेंसी बन जाएगी क्रोएशिया की, ठीक है। और इसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश किया है कमीशन ने जो बेसिकली डिटरमाइन करती है कि यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज़ जितनी भी है, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है जिनके पास यूरो नहीं है, ठीक है, डैट, और जो यूरो यूज़ नहीं करते हैं, कि क्या उनका प्रिपरेशन लेवल चल रहा है कि यूरो को अपनी नेशनल करेंसी बनाए, तो यूरो जोन को ज्वाइन करें और यूरो को अपनी करेंसी बनाएं। तो क्या उनका प्रिपरेशन लेवल चल रहा है जितनी भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ है, कि दे वांट कि सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन की वो यूरो को अपनी नेशनल करेंसी बना ले और यूरो जोन को ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू आईएनएस विक्रांत। देखिए आईएनएस विक्रांत जो है इंडियन नेवी का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसने 1961 में गोवा लिबरेशन में पार्टिसिपेट किया था, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में पार्टिसिपेट किया था। इसको बेसिकली मुंबई को डेडिकेट कर दिया गया है। इसको किसने किया है? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। और इसका जो पूरा 10 मीटर लॉन्ग मॉडल है वो
जो नेवल डॉकयार्ड है मुंबई की, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और इंस्टॉल होगा ये साउथ मुंबई में, साउथ मुंबई में ये इंस्टॉल होगा INS विक्रांत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, न्यूज़ नंबर 57। सो 57th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू 57th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू बिमस्टेक। जो बिमस्टेक है, बेसिकली बिमस्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके चेयरमैन कौन है? थाईलैंड। और 2022-23 की चेयरमैनशिप किसके पास में है? थाईलैंड के पास में है। इसका थीम क्या रखा है? बिमस्टेक का थीम रखा है प्रोस्पीरियस रेजिलियंट रोबस्ट ओपन, प्रोस्पीरियस रेजिलियंट रोबस्ट एंड ओपन। और बिमस्टेक का सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? तेंजिन लेकपाल। और इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज है बिमस्टेक में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है बिमस्टेक का? हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 को इनोग्रेट किया है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। सीएम का नाम है जयराम सिंह ठाकुर। और इसके लिए बेसिकली 4 कल्चरल इवनिंग निकाली गई है कि इस ऑनगोइंग फेस्टिवल को मनाने के लिए 4 इवनिंग्स को में सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये 2 जून से लेकर के 9 जून के बीच में होने वाला है। बेसिकली ये दिखाने के लिए कि जितने भी टूरिस्ट है दे कैन गेट फेमिलराइज विद द कल्चर्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, दैट इज द रीजन वाई दे आर शोकेसिंग देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर टू द टूरिस्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर, ग्रोइंग अंडर वाटर। एक सेकेंड। या सो साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो अंडर वाटर ग्रो हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी में स्टडी का नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी। ठीक है, और ये जो प्लांट है डिस्कवर हुआ है शार्क बे में। ठीक है, और इस बिलीव टू स्पेन एज मच एज 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, यानी कि 77 स्क्वायर माइल्स में ये पूरा 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 फैला हुआ है और अंडर वाटर है। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है जो अंडर वाटर में ग्रो हो रखा है। और या दैट इज इट। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, और जो सरफेस एरिया है वो बस जो ग्लासगो सिटी है ना, पूरी की पूरी ग्लासगो सिटी उससे बस थोड़ा सा ही कम है। बाकी अब देख लो कितना लंबा फैला हुआ है ये प्लांट। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट न्यूज़ पर। लास्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वोल्वो ट्रक्स। देखिए, जो वोल्वो ट्रक्स है वो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है वोल्वो की। ठीक है, और ये कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे इसका कंपनी का हेडक्वार्टर है? वो है स्वीडन में, स्वीडन के गोठनबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। और yeah, that is it. The Volvo truck basically is a separate company within Volvo। एंड ये पहला ऐसा ऑटो मेकर बना है, फर्स्ट ऑटो मेकर बना है वर्ल्ड का जिसने फोसिल फ्री स्टील को यूज़ किया है अपने ट्रक्स में। फोसिल फ्री स्टील को यूज़ किया है, फोसिल फ्री स्टील को यूज़ किया है अपने खुद के ट्रक्स में। तो ऐसा करने वाला पहला ऑटो मैन्युफैक्चरर बना है वर्ल्ड का वोल्वो ट्रक्स। ओके, और जो ये स्टील है, ये स्टील प्रिपेयर कौन करता है, कौन बनाता है इस स्टील को? इस स्टील को बनाता है स्वीडिश की स्टील कंपनी, इस स्टील को प्रिपेयर करती है और उसके बाद ये वोल्वो ट्रक्स में लगाए जाते हैं। ये हमने किया 60 करंट अफेयर्स का रिवीजन। और इसका अभी तो फर्स्ट टाइम हुआ है, आने वाले टाइम में 1-2 बारी और रिवीजन हो जाएगा पूरा प्रॉपर। तो या दिस इज़ इट। चलो फिर चलते हैं। और जो बाकी का रिवीजन है, क्योंकि बाकी भी पीछे भी बहुत कुछ हो रखा है, तो अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो सब साफ हो जाएगा तो इसीलिए बाकी का भी रिवीजन कर लेंगे। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।